अब आज आप जो कुछ भी सुनने जा रहे हैं, जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं, डेफिनेटली आपने मुझसे पहले भी सुना है, बट यहाँ मैं बहुत ही समराइज्ड वे में पॉइंट टू पॉइंट हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं और उस चीज़ को आपको यूज़ करना है, राइट। आज के सेशन के बाद व्हेन यू आर डूइंग योर रिवीजन और कभी भी आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं या मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो भी आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो इसको बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छी तरह से जगह दे देना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना 100%, और इसको फॉलो करना है आपको एग्जामिनेशन में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक EISSM। अच्छा, क्या होता है, अब प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने के बाद भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिस गलतियों की वजह से हमारा मार्क्स कम हो जाता है, राइट। मार्क्स कम होने का मतलब है कि अगर आपका एवरेज मार्किंग होना शुरू हो जाए आपके पेपर में, मान लो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है एंड यू आर स्कोरिंग ओनली 1 और 2 मार्क्स, तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, समटाइम्स वी फॉल बिलो 40। तो इससे हमें बचना है। इससे कैसे बचना है? आपकी प्रिपरेशन के बाद जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि एग्जामिनेशन में हम क्या करें और क्या ना करें, किस तरह की गलतियों से हम बचें, राइट। चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना डिफरेंट ग्रुप्स में, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। जरा ध्यान दीजिएगा, आंसर राइटिंग में जब हम एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये इतना वाइटल है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है वो भी एग्जामिनेशन हॉल में इतनी सारी गलतियां करके आते हैं कि उसे फेल करने के लिए वो गलतियां क्या होती हैं, सफिशिएंट होती हैं। हमें इससे बचना है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, जाहिर सी बात है, आप कोई वो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप गलतियां करते हैं आंसर शीट्स पे, तो ऑब्वियसली बहाना चाहिए, मौका चाहिए। जो भी एग्जामिनर हैं, जो भी कॉपी चेकर है, उन्हें एक मौका चाहिए कि वो किस तरह से आपके मार्क्स को कट करें, है ना। अगर आपने उन्हें ये मौका दिया तो जाहिर सी बात वो मार्क्स को कट करेंगे, है ना, वो मार्क्स को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हमें इससे बचना है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक। सो जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है, और इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, रूल नंबर 1, सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल तो आपका ये होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, है ना, कम से कम 2 बार उसको पढ़ो, एटलीस्ट ट्वाइस। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, आप कहोगे कि सर क्या ये रूल सारे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है? ऐसे क्वेश्चंस का क्या जो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो EISSM इज अ काइंड ऑफ पेपर जहां पढ़ते ही अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तो भी गलती के चांसेस बहुत हाई होते हैं, राइट। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को, भले ही हम पहली बार हमने उसे पढ़ा या हमें देखते ही उसका आंसर हमारे दिमाग में आ गया, उसके बाद भी हमें उसे कम से कम 2 बार पढ़ना है और बहुत ही माइन्यूटली आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि ऐसी गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में होती हैं जो अजीबोगरीब तरह की गलतियां हैं। जैसे देखो, मान लो आपसे पूछा एडवांटेज किसी भी चीज का, आपसे क्या पूछा गया, मान लो वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस, लेट्स से एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, है ना। आपसे पूछा गया एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट और हमने क्या किया, एडवांटेज के बजाय फ्लो चार्ट के कुछ और फैक्ट्स को क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। एंड दिस विल हैपन, ऐसा होता है एग्जामिनेशन में। हमसे पूछा जाता है एडवांटेज और हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के चले आए, और ऐसा होता है, ये मिक्सअप होता है एग्जामिनेशन हॉल में। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमसे पूछा गया था एडवांटेज, हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आए और हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को मार्क्स मिल जाने चाहिए। हमसे पूछा गया फ्लो चार्ट का एडवांटेज और हमने क्या किया, फ्लो चार्ट के फैक्ट्स को लिख के चले आए और हम कहते हैं ये भी तो एडवांटेज ही है, इस पे भी हमारे को क्या मिलना चाहिए, मार्क्स मिलना चाहिए। सो यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही सामने क्वेश्चन आता है, चाहे वो कितना भी सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो देखते ही आपको क्यों ना समझ में आ गया हो, आपको क्या करना है, उसे कम से कम 2 बार पढ़ना है। जो आप सब जानते हैं, बहुत बेसिक फैक्ट है, बट प्रैक्टिस नहीं होता है। प्रैक्टिस नहीं होता है कहने का मतलब, अभी आप सुन लोगे, आप बोलोगे हाँ 2 बार तो हम पढ़ेंगे, आप एक बार पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जिसमें क्या होती है, गलतियां होती हैं। सो क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू रीड ट्वाइस एवरी क्वेश्चन, और फिर हमें जज करना है, हमें डिसाइड करना है कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है और हमें एक आंसर किस तरह से इसका लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना, वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो उसका आंसर का फ्रेम आपके दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर का फ्रेमिंग आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब आप किस तरह से दोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपसे EIS में क्वेश्चन पूछा गया डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मान लो फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो जैसे ही आपसे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स पूछा गया तो आप क्या करोगे, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स
स्ट्रेट क्वेश्चन है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यू विल बी आंसरिंग दिस। तो इसका फ्रेम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 2-3-4 सेकंड का काम होता है, ज्यादा लंबे ऐसा नहीं कि बैठ के सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं फिलोसफर की तरह, उसकी भी हमारे को आवश्यकता नहीं होती। सो क्या करना है, आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है। वंस यू रीड द क्वेश्चन, वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अगर डिप्लॉयमेंट मॉडल पूछता है हमारे से, तो अगर डिप्लॉयमेंट मॉडल पूछता है तो इसमें सर्विसेज मॉडल तो हम लिख नहीं सकते, जाहिर सी बात है हमें डिप्लॉयमेंट मॉडल्स लिखना होगा। तो हमारे दिमाग में एक आंसर का फ्रेम आ जाना चाहिए क्वेश्चन के अगेंस्ट, कि हम इसे किस तरह से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ से दिस, that should be ready in your mind and starting like you are making someone understand। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब जरा मेरी बात को समझो ध्यान से, जो आपके आंसर शीट को चेक करते हैं ना, आपको ये मान के नहीं चलता है कि वो एक्सपर्ट हैं और आपने किसी भी तरह से आंसर किया तो उन्हें समझ में आ जाएगा। प्लीज डोंट डू दैट। आप जब आंसर लिख रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि जो आपके आंसर को चेक करेगा ना, जो आपकी आंसर शीट को चेक करेगा, आप ये समझ के चलो कि वो कोई बच्चा है ना, 11th-12th का कोई बच्चा है, आप ऐसे मान के चलो। और आप ये मान के चलो कि उसे मालूम ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में, मुझे उसे इस टॉपिक को समझाना है। दैट शुड बी योर एटीट्यूड इन एग्जामिनेशन। देखो, अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर शीट के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, तो आपको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे में चलना होगा, है ना, थोड़ा सा स्मार्टली आपको डील करना होगा। तो वाइल राइटिंग आंसर आपको ये सोचना है कि जो आपकी कॉपी को चेक करेगा वो निहायत ही, उसको कुछ नहीं मालूम है, ऐसे समझो, वो कुछ नहीं जानता इस टॉपिक के बारे में, मुझे समझाना है। मेरे आंसर को पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक है क्या, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें इस तरह से आंसर्स को फ्रेम करना है कि हम किसी को समझा रहे हैं, वी आर मेकिंग समवन अंडरस्टैंड द टॉपिक। ऐसे फ्रेम करना है कि हम मान के चल रहे हैं कि 10-11 10th 11th क्लास का कोई बच्चा है जो हमारे आंसर शीट को क्या करने वाला है, चेक करने वाला है। इसे इस टॉपिक के बारे में मालूम नहीं है, मुझे इसे इस टॉपिक के बारे में समझाना है। क्लियर है? सो पहले हमने क्या कहा कि हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है, चाहे वो मैं आंसर जानता हूं या नहीं जानता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार पढ़ना है। सेकेंड स्टेप में क्या चाहिए हमारे को, आंसर की फ्रेमिंग हमारे दिमाग में तैयार हो जानी चाहिए। ये नहीं कि हम लिखते लिखते सोचेंगे, सोच के लिखो भाई, है ना, दैट इज सेफर साइड। और आंसर को हमें ऐसे फ्रेम करना है कि जैसे हम किसी को समझा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि एक छोटा बच्चा मेरे सामने बैठा है, वो कहता है डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है मेरे को बताओ, तो आप उसे डिप्लॉयमेंट मॉडल समझा रहे हो, राइट। दैट नीड टू बी योर एटीट्यूड। आइए नंबर 3, आंसर दोज क्वेश्चंस फर्स्ट व्हाट यू नो फॉर एग्जैक्ट। अब इसमें कोई समझौता मत करना, है ना। हम कहते हैं कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने एक नजर देखा, जाहिर सी बात है आपने सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, राइट। और वो प्रायोरिटाइजेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, आपका बहुत ही क्लियर प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैं 100% इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, आप उसे शुरू में अटेम्प्ट मत करो, है ना। उसे शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, उसको बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करना। शुरू के सारे आंसर्स आपके क्या होने चाहिए, वो क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए जिनमें आपका कॉन्फिडेंस है, जो आप एग्जैक्टली जानते हो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, है ना। सो जो क्वेश्चंस हम जानते हैं उसे फर्स्ट में अटेम्प्ट करेंगे, जो नहीं जानते हैं उसे हम बाद के लिए छोड़ देंगे, उसे हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, राइट। क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है ना। ये एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आंसर ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, आंसर ऑल क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ना मत, है ना। तो आप कोशिश करेंगे कि आपको 100 मार्क्स का क्या करने का है, अटेम्प्ट करने का है, राइट। लेकिन इसमें प्रायोरिटाइजेशन कैसा होना चाहिए कि जिन क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें लिखेंगे, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते उन्हें हम बाद में लिखेंगे। इसमें किसी तरह के कंफ्यूजन में मत आना। एग्जामिनेशन हॉल में होता है ऐसा कि यार इसके बारे में तो थोड़ा थोड़ा जानता ही, उसको यही निपटा देता हूं, तो निपटाना एग्जाम तो है नहीं, है ना। अगर हमने पेपर निपटाने की कोशिश करी तो फिर पता है आपको रिजल्ट भी हमें निपटाएगा। सो आइडिया क्या है, उन्हीं क्वेश्चंस को पहले आंसर करेंगे जिन क्वेश्चंस में हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हम उसे बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ये सबसे बेसिक फैक्ट है। आपके हाथ में आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर आया, आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चंस को आप कम से कम सॉल्व करने से पहले 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ने के बाद आप आंसर फ्रेम करेंगे और फिर आप लिखना शुरू करेंगे। और जब आप लिखना शुरू करेंगे या आंसर फ्रेम करेंगे, उस दौरान आपको ये सोच के चलना है कि जो हमारी कॉपी को चेक करेगा उसे कुछ नहीं आता, है ना, वो बिल्कुल भी नहीं जानता इस टॉपिक के बारे में, मुझे समझाना है, इस आंसर शीट के जरिए मुझे उसे समझाना है कि ये टॉपिक है क्या, है ना, क्या सवाल है, और इसका जवाब इस तरह से लिखा जा सकता है। और तीसरा हमने कहा कि हम पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिन क्वेश्चंस में हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा, इन 3 से रिलेटेड कोई अगर दिमाग में डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हो अभी।
सो दिस इज व्हाट आई से टू बिगिन विद, है ना। ये शुरू में हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, इट्स अबाउट प्रैक्टिस, है ना, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। तो अभी भी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको इन तीनों स्टेप को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक दो मॉक टेस्ट कर लोगे तो उतना काफी है एग्जामिनेशन को डील करने के लिए। ओके इससे रिलेटेड कोई भी दिमाग में है अगर सवाल तो आप पूछ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स, which is vital, which is very important, and do's and don'ts are very important. अब हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं कि हमारे को आंसर शीट पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही वाइटल है। क्योंकि आप आंसर शीट पे बच्चे पर्याप्त गलती करके आते हैं। देखो मैं बार बार आप लोगों को क्लास में भी ये बात कहता हूं और मैं आपसे यहां भी कह रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने मेहनत ना करी हो, सब मेहनत करते हैं, सब अच्छी तरह से अपने सिलेबस को प्रिपेयर करते हैं, फिर भी रिजल्ट में फर्क हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो 3 आवर्स का टाइम है उसमें हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो आंसर्स लिख रहे हैं उसका क्या हमारा स्टाइल है, क्या पैटर्न है आंसर लिखने का, और आंसर लिखने के दौरान तो हम किसी तरह की गलतियां नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मार्क्स कम हो जा रहा है। और रिजल्ट के खराब होने के लिए, रिजल्ट के खराब होने के लिए आप आंसर का गलत होना, पूरी तरह से गलत होना जरूरी नहीं है। अगर आंसर्स हमारे पार्शियली इनकरेक्ट भी है ना तो वो भी हमारे को फेल कराने के लिए काफी है। आप जानते हैं स्टेप मार्किंग होगा, आप जानते हैं कि अगर आप 1 पॉइंट ज्यादा लिखें तो आपको 1 नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 1 पॉइंट गलत लिख दें तो आपके 2 नंबर जरूर कम हो जाएंगे। अब ये फैक्ट है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस चीज से बचना चाहिए, हालांकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, तो जरा समझना है इसको। लेट्स टॉक अबाउट द डूज फर्स्ट। सबसे पहले हम कहते हैं, सबसे पहली चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूज बुलेट पॉइंट्स। क्या करना है हमारे को, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। बुलेट पॉइंट्स के कहने का मतलब क्या है, हमारा बुलेट पॉइंट कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, बहुत ही प्रिसाइज टर्म में बुलेट पॉइंट्स में क्या करते हैं, आंसर करते हैं। सो कोई भी टॉपिक अगर आपसे पूछा जाए, मान लो अगर आपसे पूछा जाए लिमिटेशंस ऑफ एसएम, आपसे पूछ दिया गया लिमिटेशंस ऑफ एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस बताओ, तो अब लिमिटेशंस ऑफ एसएम को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे कि बस लिखते जा रहे हैं, जितना ज्ञान था सारा ज्ञान डाल दिया इसमें, नहीं। हम क्या करते हैं, हम बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करते हैं ताकि वो क्या हो, आराम से उसको चेकर जो है उसको पढ़ सके और वो जज कर सके, चेक कर सके, राइट। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। ये बहुत बेसिक फैक्ट है, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड दैट इज द स्मॉल पैराग्राफ। अच्छा, मैंने बहुत सारे बच्चों के आंसर शीट देखे हैं आप लोगों के, जो क्या करते हैं, बड़े लंबे पैराग्राफ लिखने शुरू कर देते हैं। अब देखो, अब ये एक फैक्ट है, कोई भी अगर आंसर चेक कर रहा है ना, कोई भी अगर आंसर शीट को चेक कर रहा है, वो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ता, आपको उसे पढ़वाना होगा, है ना। जाहिर सी बात है वो जल्दबाजी में रहेगा, वो चाहेगा कि फटाफट फटाफट मैं चेक कर लूं, और वो आपके पॉइंट को, आपके भावनाओं को समझने का टाइम उसके पास नहीं है। तो आपने 10 लाइन का पैराग्राफ बना दिया, जैसे ही आपने 10 लाइन का पैराग्राफ बना के इस फॉर्मेट में आपने लिखना शुरू किया, तो वो पूरे पैराग्राफ को पढ़ेगा ही नहीं, भले ही आपका कंटेंट कितना अच्छा हो। हाँ, अगर आपने बीच में कुछ गलतियां करी है तो वो जरूर उसको दिख जाएगा। सो हमें ऐसा करना ही नहीं है, वी हैव टू क्रिएट स्मॉल पैराग्राफ्स। स्मॉल पैराग्राफ्स का मतलब 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, 3 लाइन से लंबे पैराग्राफ मत बनाना। कोशिश, आप कहते हैं सर मेरे पास बहुत थ्योरी है लिखने को, ठीक है, आपके पास बहुत कंटेंट है लिखने को, तो आप उन कंटेंट्स को स्मॉल पैराग्राफ्स में ब्रेक करो, लॉन्ग पैराग्राफ में आंसर मत करना। अगर प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जहां बहुत लिखने का स्कोप है तो भी स्मॉल पैराग्राफ्स बनाना, लॉन्ग पैराग्राफ में आंसर मत करना। ट्रस्ट में, आप लॉन्ग पैराग्राफ में आंसर करोगे, आपका टाइम किल होगा और आपके मेहनत का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, है ना। कहीं ना कहीं मार्किंग पे फर्क होगा, आप सोचोगे मैंने इतना लिखा मेरे को मार्क्स क्यों नहीं आया, मार्क्स नहीं आएगा। क्या करने का है हमारे को, स्मॉल पैराग्राफ्स। और जैसे ही आप बुलेट पॉइंट्स को यूज करते हैं ना, ये स्मॉल पैराग्राफ का क्राइटेरिया अपने आप क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। सो यूज बुलेट पॉइंट्स एंड क्या करने का है हमारे को, स्मॉल पैराग्राफ्स में हमें आंसर करना है, राइट। नेक्स्ट आओ, आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ओके। बी स्पेसिफिक। अच्छा, बी स्पेसिफिक का क्या मतलब है हमारा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमेशा याद रखना है इसको, कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप क्या आंसर कर रहे हैं, है ना। सो हम कहते हैं व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, आपसे क्या पूछा गया एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर पे, है ना, और आप क्या आंसर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए।
सो जो आपसे पूछा जा रहा है आपको बस उतना ही जवाब देना है। अब क्या होता है एसएम में, यूजुअली ईआईएस में तो बच्चे इतना डेयर नहीं करते, एसएम में क्या लगता है कि कोई सवाल पूछा तो हम कहते हैं अरे ये टॉपिक तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तो हमने क्या किया, पूरा टॉपिक चिपका दिया और हम सोच रहे बाकी सारे क्वेश्चन का मार्क्स भी इसी में जुड़ के आ जाएगा। भाई नहीं होने वाला है ना, हम जानते हैं ऐसा नहीं होता दोस्त, ऐसा नहीं होता। सो हमें क्या होना है, हमें बहुत ही स्पेसिफिक होना है। सपोज अगर वो हमसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट का, तो हमें सिर्फ डेफिनेशन लिख के आना है। मान लो उन्होंने ईआईएस का डेफिनेशन पूछा तो हमें सिर्फ डेफिनेशन लिख के आना है 2 लाइन का, दैट्स इट। अगर वो हमसे कहते हैं मेंशन स्टेप्स, मान लो उन्होंने कहा कि आप क्या करो, स्टेप्स मेंशन करो बीपीए का, तो हमें क्या करना है, बीपीए के स्टेप्स को मेंशन कर देना है, दैट्स इट। हमें उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कहते हैं हमारे को, मान लो ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करो, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करो। जब उन्होंने कहा ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करो, ये आने वाला है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, उन्होंने कहा एक्सप्लेन करो, तो फिर आप क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। सो मेंशन करना, इलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, डिफरेंशिएट करना, कंपेयर करना, ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, और क्वेश्चन जिस तरह का है अकॉर्डिंगली आपके आंसर की फ्रेमिंग होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रीफ में लिखो और आप कुछ और किए जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको इलैबोरेट करने को कह रहा है, आप शॉर्ट आंसर्स बनाए जा रहे हैं। सो ये नहीं होना चाहिए। सो बी स्पेसिफिक, जितना पूछे उतने का ही जवाब देना है, जो पूछे उसी का जवाब देना है, दाएं बाएं कुछ नहीं लिखना है। अगर हमसे स्टेप्स मेंशन करने को बीपीए का कह रहा है तो हम बीपीए का डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहे हैं। हमसे बोलेगा मेंशन स्टेप्स ऑफ बीपीए, हम बोलेंगे दीज आर द स्टेप्स ऑफ बीपीए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। राइट ओनली व्हाट इज आस्क्ड, वही लिखना है जो हमसे क्या किया जाए, पूछा जाए, है ना। उससे ज्यादा हमें कुछ भी मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो यहां किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। सो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें इलैबोरेट करने को कहता है, सो इलैबोरेशन पे जाना होगा आपको एक्सप्लेन करने को कहता है, आपको डिफरेंशिएट करने को कहता है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर करते वक्त आपका तरीका क्या होगा, अलग होगा। आपको ब्रीफ में लिखने को कहा जा रहा है, आपको मेंशन करने को कहा जा रहा है, आपको लिस्ट करने को कहा जा रहा है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। और जैसे ही आप काइंड ऑफ क्वेश्चन को समझ जाते हैं, सो आप इस बात को मेंशन कर पाते हैं कि भाई जो हमसे पूछेगा वो उसका जवाब हम क्लियर कट वे में क्या कर सके, मेंशन कर सके। टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको शुरू में कहा कि हमसे पूछा गया एडवांटेज, हम लिख के आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, हमसे पूछा गया पार्ट्स, हम लिख के आ रहे हैं प्रोसेस। ये होता है, ये गलतियां होती है हमसे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमसे पूछा गया पार्ट्स, हम लिख के आए प्रोसेस, इसका मतलब हम पार्ट्स नहीं जानते थे। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सिचुएशन हो। ऐसा भी होता है कि मिक्स हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, जिसके बाद आप गलतियां करते हैं आंसर शीट पे। तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ने का जो बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया शुरू में, वो सारी गलतियों को क्या कर पाएगा, को एलिमिनेट कर पाएगा। राइट। सो राइट ओनली व्हाट इज आस्क्ड, और इसको आपको खास करके ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी का सही जवाब हम दे पाए। यूज स्केचेस एंड डायग्राम, ये आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, खास करके ईआईएस में। आप डायग्राम बनाने से मत हिचकिचाना। आपके क्लास नोट्स में, आपके क्लासेस में मैंने बहुत सारे डायग्राम्स आपको बताए, और नाउ यू नो हाउ टू स्केच। राइट। सो जहां भी आपको मौका मिले, अगर इफ यू हैव सम स्मॉल डायग्राम टू ड्रॉ, निश्चित रूप से ड्रॉ करना। स्केचेस एंड डायग्राम क्या करते हैं, आपके आंसर्स को मोर कन्विंसिंग बनाते हैं, और यहां से आपके मार्क्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके आंसर्स में, उसे क्या करना चाहिए, हमारे को हाईलाइट कर देना चाहिए, है ना। सो हाईलाइट करने से ये फायदा होता है, ये भी मार्किंग को बूस्ट करता है। स्केच एंड डायग्राम भी मार्किंग को बूस्ट करेगा, हाईलाइट करना भी मार्किंग को बूस्ट करेगा। ये 2 ऐसे प्रैक्टिस है जिसमें आपका जाता कुछ नहीं है, इसके लिए कुछ खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपके मार्क्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। सही आंसर्स के साथ अगर आपने स्केचेस एंड हाईलाइट का इस्तेमाल कर लिया, तो मैं तो मान के चलता हूं कि कम से कम 10% ये आपके मार्क्स को बढ़ा देगा। ये ज्यादा मेरी बात समझना, ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है आपका आंसर शीट, और जाहिर सी बात है एग्जामिनर पे इस चीज का फर्क पड़ता है, जो कॉपी चेक कर रहा है उस पर इस चीज का फर्क पड़ता है। सो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो क्या क्या करना है बालक, सबसे पहले हमने कहा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हाईलाइट करना है, स्केचेस का इस्तेमाल करना है, वही लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है, स्पेसिफिक आंसर्स करने, स्मॉल पैराग्राफ्स बनाना है, और बुलेट पॉइंट्स में आंसर करना है। अच्छा, ये कितनी बेसिक चीजें हैं, है ना, बहुत बेसिक चीजें हैं ना, बट ट्रस्ट में बहुत कम बच्चे इसको फॉलो कर पाते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, हमने सुन लिया और हमने उसको फॉलो नहीं किया, हमने सुन लिया, हमने उसको फॉलो नहीं किया, तो इसका
हमारे को कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है एग्जामिनेशन में, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अपने प्रैक्टिस में लाएं। और प्रैक्टिस में लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी क्वेश्चन को, मान लो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो क्वेश्चन की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ने के बाद आप आंसर फ्रेम करेंगे और उसके बाद आप उसे लिखना शुरू करेंगे, राइट। लिखते वक्त आपको यह समझ के रखना है कि ये कोई बच्चे को मेरे को समझाना है कि ये टॉपिक क्या है और मुझे उसे समझाना है। लैंग्वेज का जहां तक सवाल है, स्टडी मैट को छाप के आना है क्या? मैं हमेशा से कहता हूं ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपके आंसर सही होने चाहिए। अगर आपके आंसर सही होंगे तो स्टडी मैट का कॉपी होगा, ट्रस्ट में। स्टडी मैट में क्या है? बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टेक्नोलॉजी है, उसका एक्सप्लेनेशन है। सो इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट, यू नो द टेक्नोलॉजी, यू आर राइटिंग द आंसर्स, तो वो उससे मैच करेगा, करेगा ही करेगा, उसकी चिंता ही नहीं करनी है आपको। आपको सही लिख के आना है, जो कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज लिख के आना है, उसमें किसी भी तरह का आपको अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है डूज का जो उल्टा होगा वो हमें नहीं करना चाहिए, बट देयर आर सम एडिशनल पॉइंट्स एज वेल जिस पे आपको ध्यान रखना है ना, डोंट्स, राइट, डोंट्स। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी अगर हम आंसर राइटिंग के वक्त गलतियां करते हैं तो उसका असर हमारे मार्क्स पे होता है। जरूरी नहीं है कि हमारी गलतियों की वजह से हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाए, क्योंकि अगर हम सही लिख रहे हैं तब तो सही ही होगा। लेकिन अगर हम बेसिक गलतियां कर रहे हैं, जैसे हमने बुलेट पॉइंट्स यूज नहीं किया, हमने लॉन्ग पैराग्राफ्स बना दिए, हमने सही तरह से हाईलाइट नहीं किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी मार्किंग कम हो जाती है, जिसे मैं एवरेज मार्किंग कहता हूं। और एवरेज मार्किंग से हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता, क्योंकि 30 मार्क्स तो एमसीक्यू में चले जाते हैं, 70 मार्क्स का पेपर होता है। अगर एवरेज मार्किंग हुआ तो बहुत बुरी तरह से मार्क्स कम होता है, तो हमें उससे बचने की जरूरत है। Now let's talk about the don'ts. Don'ts में क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला, राइटिंग वेग आंसर्स। आप बोलोगे सर कोई बच्चा वेग आंसर क्यों लिखेगा? तो हाँ भाई, आप लिखते हैं, कोई भी स्टूडेंट लिखता है, हर एक स्टूडेंट लिखता है वेग आंसर। वेग आंसर लिखने के पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि हमें पता ही नहीं होता है आंसर, और जब हम आंसर्स नहीं जानते हैं तो हम बातें बनाते हैं, राइट। दूसरा ये होता है कि हम पार्शियली जान रहे होते हो तो कुछ क्वेश्चन को, और या तीसरा ये भी हो सकता है कि हमने आंसर दिमाग में फ्रेम किया ही नहीं और हमने लिखना शुरू कर दिया। सो क्या होता है, ड्यूरिंग राइटिंग आंसर्स हम बीच में कंफ्यूज होते हैं। जब कंफ्यूज होते हैं तो हम कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं, उसी को मैं वेग आंसर कहता हूं। अगर क्लैरिटी की कमी है, अगर आपके आंसर से पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्लैरिटी की कमी है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इससे बचना है। वी डू नॉट नीड टू राइट वेग आंसर्स, है ना। अब ऐसा हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन आपसे ज्यादा टाइम डिमांड कर लेता है, बिकॉज यू विल हैव टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। ट्रस्ट में उतना टाइम आपके पास होता है और 3 घंटे में आप 100 मार्क्स के पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट होता है। सो वेग आंसर्स लिखने से हमें बचना है। अब आप कहोगे सर जिन क्वेश्चंस को हम पार्शियली जानते हैं या जिन क्वेश्चंस को हम नहीं जानते हैं, उसका जब हम आंसर करने जाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो जब हम उसका आंसर करने जाएंगे तो क्या उस समय तो थोड़ी बहुत वेगनेस होगी, तो चलेगा, नॉट एन इश्यू। बट हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमिनेट कर जाए आपके पेपर को। वेग आंसर का मतलब है क्लैरिटी है ही नहीं थॉट में, और हम लिखे जा रहे हैं, हमारा कंटेंट क्या है, हम कहीं से कुछ भी उठा के चिपका रहे। इससे बचना है, और शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। लेंथी पैराग्राफ्स नहीं लिखना है, हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्या रिमार्क है इंस्टीट्यूट का? इंस्टीट्यूट का रिमार्क है कि ईआईएस में जो सबसे बड़ा पंगा है वो ये है, ये आपके आईसीआई का कहना है। आईसीआई का कहना है कि ईआईएस में जो सबसे बड़ा पंगा है वो ये है कि बच्चों से क्या पूछा जा रहा है और वो क्या लिख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है, गैप है। क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा है, आंसर कुछ और दिया जा रहा है। और जब क्वेश्चंस एंड आंसर्स में, जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा है और आंसर्स कुछ और दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। मिलेंगे क्या? नहीं ना, मिलने भी नहीं चाहिए। सो हम क्या कहते हैं कि इसको हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना है। जैसा मैंने आपको डोज में कहा था कि जैसे ही आप क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस को समझते हैं, ये क्या करने को कह रहा है, ब्रीफ करने को कह रहा है, एक्सप्लेन करने को कह रहा है, इलैबोरेट करने को कह रहा है, पार्ट्स पूछ रहा है, प्रोसेस पूछ रहा है, एडवांटेज पूछ रहा है, डिसएडवांटेज पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। वंस यू हैव द क्लैरिटी, और फिर अगर आप रिकॉल करते हैं आंसर्स और सही तरीके से उसको लिखते हैं, तो इस गैप को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है।
अब ये जो गैप है ना कि क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर लिखा जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना, कि हमें मालूम ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एक रीजन तो ये होता है सबसे बड़ा, है ना। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंटेंट नहीं है हमारे पास, है ना, इश्यू ऑफ कंटेंट। आप लोगों को इन दोनों की प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। और तीसरा ये हो सकता है जिसे मैं कहता हूं जल्दबाजी। क्वेश्चन पढ़ा, इजी लगा, हमने खुश हो गए और हमने लिखना शुरू कर दिया। लिखने के दौरान हमें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि क्वेश्चन डिमांड कुछ और कर रहा था, हम लिख कुछ और रहे। उस कंडीशन में हमारी मार्किंग नहीं होगी। तो इसे हमें खास करके ध्यान में रखना है कि क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या लिखना है। 1 अक्टूबर से जो आपका रिविजनरी सेशन हो रहा है, उस रिविजनरी सेशन में मैं इस पे खास करके ध्यान दूंगा जब हम EIS की बात करेंगे। एंड आई विल बी शोइंग अ लॉट ऑफ सैंपल क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस नॉट द आंसर्स, आंसर्स आई विल बी डिस्कसिंग, जहां हम इसकी बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या डिमांड करता है और इसका आंसर किस तरह से लिखा जाना चाहिए, राइट। इस पॉइंट को हमें सबसे ज्यादा कंसीडर करना है, पॉइंट नंबर 3। नंबर 4, एक्सेसिव कंटेंट। ये होता है और ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है SM में। जब हम किसी टॉपिक के बारे में जानते हैं बहुत ज्यादा, तो हम सोचते हैं कि लिख देते हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं, फुल मार्क्स आ जाएगा। फुल मार्क्स आने के लिए आपको बहुत कुछ लिखना जरूरी नहीं है। याद रखना, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप 6/6 स्कोर करना चाह रहे हैं या 4/4 स्कोर करना चाह रहे हैं, तो ये जो स्कोरिंग है ना, ये आपको कंटेंट के वॉल्यूम से नहीं मिलने वाला। ये आपको तब मिलेगा व्हेन यू आर वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन। जो पूछा गया उसका सही जवाब आप दे दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हो सकता है अगर वो क्वेश्चन की कैपेसिटी 4 लाइन में ही आंसर करने की है, तो 4 बुलेट पॉइंट बनाया आपने, 4 लाइन में आंसर किया और आपको फुल मार्क्स मिल गए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक्सेसिव कंटेंट आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं दिला सकता। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यह समझ होनी चाहिए कि 2 नंबर के क्वेश्चंस को हमें कम से कम शब्दों में लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको आप 1 पेज में आंसर नहीं कर सकते, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि अगर आप जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ, तो आपने क्या किया, मान लो 1 नंबर में आपसे पूछ दिया डेटाबेस का डेफिनेशन बताओ। अब डेटाबेस का डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप कहते हैं भाई बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा फ्रॉम सिमिलर कंटेक्स्ट, 1 लाइन में, दैट्स इट, फुल स्टॉप। अब ये नहीं कि हम डेटाबेस के बारे में बहुत कुछ जानते तो हमने लिखना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि हमें बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो 1 ही नंबर का क्वेश्चन है ना वो, और ये गलतियां एग्जामिनेशन में बहुत होती है। तो एक्सेसिव कंटेंट से हमें क्या करना है, बचना है। ज्यादा आप किसी एक क्वेश्चन में टाइम दोगे, आपके क्वेश्चन छूटेंगे और आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छा एग्जामिनेशन में। नंबर 5, राइट हेडिंग्स विद रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। अब एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो जनरली बच्चों को समझाया जाता है कि हेडिंग्स रट लो, हेडिंग्स सही हैं तो मार्क्स आ जाएंगे। और ये बहुत बड़े वाला मिथ है, बहुत बड़े वाला, है ना। ये एक ऐसा बवाल है ना कि जो बवाल जो क्रिएट करते हैं ना, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वो ये बवाल क्यों क्रिएट करते हैं। हेडिंग्स रट के और हम सही हेडिंग्स एग्जामिनेशन में फिल्टर करके लिख पाए और डिस्क्रिप्शन सही ना हो और फिर ये गारंटी कि हमें मार्क्स मिल जाए, ये नहीं हो सकता। बहुत बार हम ऐसी गलतियां करते हैं कि हमने हेडिंग्स रट लिया, उस हेडिंग का क्या मतलब है ये हमारे को मालूम नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आया, हमने हेडिंग तो सही रखा, उसके अंदर के एक्सप्लेनेशन को जनरलाइज्ड वे में हमने अपना लिख के चले आए, अब मार्क्स नहीं आया, हम परेशान हो जाते हैं, हमारे हेडिंग्स तो सही है बट भाई डिस्क्रिप्शन भी तो देखो, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, गलत है, और गलत डिस्क्रिप्शन पे आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिल सकता। ये बहुत वाइटल प्रॉब्लम है, बहुत वाइटल प्रॉब्लम है कि सही हेडिंग्स के साथ हम क्या करते हैं, नेमोनिक्स बनाया, नेमोनिक्स बना के हेडिंग्स को रट लिया, लेकिन अब उस हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते वक्त हम बहुत ही जनरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, उन बच्चों के लिए ये ठीक है जो हेडिंग्स को रट लेते हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन को भी रट लेते हैं, बट उनकी संख्या कितनी है। तो हमें इससे बचना है, राइटिंग हेडिंग्स विद रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वाइल प्रिपरेशन, अभी जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको हर एक हेडिंग का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी रटो, है ना, लेकिन वो आपके समझ में होनी चाहिए। याद रखना, ये दिस इज समथिंग विच इज एप्लीकेशन जो होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी कॉन्सेप्ट का, अगर आपको उसकी समझ है तो आप डिस्क्रिप्शन उसका लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। थोड़ी बहुत चीजें आपको मेमोराइज करनी होती है, जैसे स्टेप्स है, कंपोनेंट है, डेफिनेशन है ना, प्रोसेसेस वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं जरूर जहां आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, चीजों को मेमोराइज करना होगा। बट अदरवाइज हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन
दोनों सही होने चाहिए, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही एक्सप्लेनेशन लिखो, है ना। एंड डोंट लूज फेथ। अब 2-3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा काम करता है। पहला फैक्टर कि नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा मिलता है इस पेपर को लेके, बहुत तरह के थॉट्स बोले जाते हैं, लोग अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं लोगों के, हमें उससे बचना है, राइट। हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ मैं EISSM में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, राइट। और अगर आपने अपने आप पे भरोसा रखा, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखा, राइट। सिर्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखने का मतलब है विद स्टडी ऑब्वियसली। सो निश्चित रूप से इस पेपर में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर ओन बिलीफ। जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही सोच लेते हैं कि यार EISSM में तो बस पास कर जाऊं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे हम पासिंग एटीट्यूड में आते हैं, हमारा टारगेट 40 to 45 या 40 to 50 का हो जाता है, और जैसे आपने 40 to 50 का टारगेट किया और आप सोचते हैं कि मैं दूसरे पेपर से एग्रीगेट पूरा कर दूंगा, ये हमारा पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स फेलियर। अगर हमने 50 का टारगेट किया तो अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड होगा पढ़ते वक्त, है ना। आप सिलेक्शंस करना शुरू कर देते हैं, आप चैप्टर छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि एग्जामिनेशन में जब हम आंसर लिख के आते हैं तो मार्क्स हमारे 37, 38, 39 चले आते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। हैव फेथ इन योरसेल्फ दैट यू कैन स्कोर वेरी हाई इन EISSM, और ये बहुत ही रेलेवेंट पेपर है आपके लिए, आप बहुत अच्छी तरह से इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे भरोसा, और दोनों पेपर को थॉरोली तैयार करना। दोनों पेपर के आप मल्टीपल, आपको MCQ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है बहुत ज्यादा। एक बात और मैं कह दूं, ऐसा नहीं कि आप MCQ सॉल्व किए जा रहे हैं 2000, 3000, 4000, जरूरी नहीं है। कुछ सैंपल MCQs को आपने सॉल्व किया, बाकी याद रखना कि MCQ कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, नॉलेज बेस्ड MCQs आते हैं। तो अगर आपका सिलेबस तैयार है तो MCQs को आप इजीली हैंडल कर लोगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस MCQs के नहीं आते, आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फंडामेंटल स्टडी जो है ना, वो बहुत ही वाइटल है EISSM में। इसका रीजन है क्योंकि EISSM जो है वो, EIS इज अ टेक्नोलॉजी पेपर एंड SM इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट्स नॉट बिजनेस स्टडीज। तो थोड़ा टेक्निकल है दोनों, तो दोनों में फंडामेंटल स्टडी आपको चाहिए होता है, जो निश्चित रूप से आपने किया है। रिवीजन के दौरान भी कोई शॉर्टकट मत लेना, राइट। और थॉरली आप अपने सिलेबस को रिवाइज करिएगा। सो एटलीस्ट 2 रिवीजन इज मैंडेटरी। मेरे ख्याल से 1 रिवीजन आपका हो गया होगा या चल रहा होगा, राइट। 2 रिवीजन आपको निश्चित रूप से करना है एग्जामिनेशन से पहले। 1 अक्टूबर से जो आपका सेशन स्टार्ट होगा, 12 बजे दिन से हम शुरू करेंगे। 5 से 6 घंटे का सेशन हमारा रोज चलेगा। 4 to 5 डेज में हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, EIS और SM दोनों। अब वो जो रिवीजन होगा, दैट रिवीजन विल बी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन। सो टेक्निकली वी वांट बी ओनली सीइंग द हेडिंग्स। हम सिर्फ हेडिंग्स नहीं देख रहे होंगे, हम कंटेंट को भी देख रहे होंगे। सो हेडिंग, कंटेंट, कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट प्लस कंटेंट, दोनों चीजों को हम कवर करेंगे उस रिवीजन में, जो बहुत ही वाइटल रिवीजन होगा, जिसमें आप बहुत आसानी से अपने पेपर को क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसको निश्चित रूप से ज्वाइन करना है, ठीक है। सीरियली सॉल्व करना जरूरी है क्या क्वेश्चन को? अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो पूछो फटाफट। क्या सीरियली सॉल्व करना? आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा पराशर पाठशाला को, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है इस सेशन को, और इस सेशन को ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना, जहां आप जिस ग्रुप में भी हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, निश्चित रूप से शेयर कर दीजिएगा। इस में सबसे पहली बात है कि डूज एंड डोंट्स बहुत वाइटल है बालक EISSM के बच्चों के लिए। कुछ भी मतलब एक होता है ना कि हम बहुत रैंडम तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, रैंडम तरीके से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, और डिजर्विंग होने के बाद भी हमें मार्क्स नहीं आते।